बच्चों, ये 2021 के 346 FU सेट का चौथा भाग है। इससे पहले हम इसके 3 भाग बना चुके हैं। अगर आप उन भागों को देखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं इस सेट को, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें हम उन तीनों वीडियो का लिंक दे देंगे। आज हम ये 2021 346 FU सेट का चौथा भाग बना रहे हैं। इसमें हम जो है पहले जो प्रश्न हल कर चुके थे वो थे 3 खा तक। ठीक है, 3 खा तक हमने हल कर लिया था। आज हम 3 गा हल करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आते हैं, और अगर आप अच्छे बोर्ड में नंबर लाना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को जब हल करेंगे तो आप ज़रूर ही टॉपर बनेंगे। तो इस तरह के जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको हल करना ना भूलें और उनकी प्रैक्टिस भी कर लें। तो तीसरा जो ये हमारा 3 गा है, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, अनंतता यह सामान्य अवस्था में लौटता है। उत्सर्जित होने वाली सभी संभावित वर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए, इनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, परमाणु संरचना है। उसमें जो है आपको बताया गया होगा कि कोई भी जो एटम होता है उसमें कई ऊर्जा स्तर होते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बना के दिखाएं तो जैसे एक मान लो ये पहला ऊर्जा स्तर है, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या 1 होती है और इसे हम मूल अवस्था कहते हैं। इसे हम मूल अवस्था कहते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो दूसरा ऊर्जा स्तर होता है ये होता है n=2। इसे हम प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था अवस्था कहते हैं। इसके ऊपर वाला जो ऊर्जा स्तर होता है उसे हम जो है n=3 कहते हैं, और इसको हम कहते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर एक और हमारा ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, n=4, जिसे हम तृतीय उत्तेजित अवस्था कहते हैं। तृतीय उत्तेजित अवस्था ये हमारा जो था वो प्रश्न 3 गा था। याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। और आप अब इसमें देखें तो प्रथम अवस्था मूल अवस्था होती, बाकी जो दूसरा एनर्जी लेवल होता है उसे प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं, तीसरा एनर्जी लेवल को द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहते हैं, और n=4 जो होता है वो उसे हम तृतीय उत्तेजित अवस्था कहते हैं। यहाँ आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले अवस्था को या पहले एनर्जी लेवल को हम मूल अवस्था कहते हैं, इसलिए हमारा जो n=4 होता है वो तृतीय होता है। ठीक है, n जरूर 4 है लेकिन उसे हम कहते हैं तृतीय उत्तेजित अवस्था। अब अगर आप अपने प्रश्न को देखें तो इसमें कह रखा है कि जो हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है ये तृतीय उत्तेजित अवस्था में है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, इस तृतीय उत्तेजित अवस्था में है। ठीक है, तो इसमें n=4 होगा। ये आप लोगों को आगे यूज़ भी होगा। यहाँ पे मुख्य क्वांटम संख्या n कितनी है, 4। तो हमें ये बताना है कि जब ये अनंतता मूल अवस्था में आता है तो कितने प्रकार के जो है वर्ण रेखा संभव है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो H न्यू ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है, जिसे हम वर्ण रेखा कहते हैं। तो इसमें कितने तरीके से ये घटना घट सकती है, मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है जो n=4 मतलब तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, ये मूल अवस्था में कितने प्रकार से आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो है ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सीधा जो है तृतीय उत्तेजित अवस्था से जो है वो हमारी पहली उत्तेजित अवस्था में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक तो यही वर्ण रेखा संभव है कि जो है ये सीधा क्या हो जाए 1 से 4 में आ जाए। एक वर्ण रेखा तो ये हो गई, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो है पहले 4 से 3 में आए,
फिर 3 से 2 में आए और फिर 2 से 1 में आ जाए, अनंतता इसे आना मूल अवस्था में ही है। तो यहाँ पे अब हमारी 2 3 4 चार वर्ण रेखा जो है संभव हो गई। एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये, मतलब यहाँ से यहाँ आएगा तब भी फोटोन उत्सर्जित करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तब भी फोटोन उत्सर्जित करेगा, और यहाँ से यहाँ आएगा तो भी फोटोन को उत्सर्जित करेगा। तो फोटोन उत्सर्जित होने से हमें वर्ण रेखा प्राप्त होगी। तो हमें टोटल कितनी वर्ण रेखा प्राप्त हो गई? 1 2 3 4। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आगे ये हो सकता है कि ये जो परमाणु इलेक्ट्रॉन तृतीय ऊर्जा स्तर में है, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, ये इस 3 से जो है हो सकता है पहले तो 2 में आए, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में आए, ठीक है, और फिर द्वितीय से सीधा का सीधा कहाँ आ जाए? मूल अवस्था में आ जाए। तो अब आप इसे नहीं काउंट करो, क्योंकि ये n=4 से n=3 में आया तो हम इससे पहले ही काउंट कर चुके थे। अब ये 3 से सीधे किस में आ रहा है? 1 में आ रहा, तो हम एक हमारी उत्तेजित अवस्था ये और हो जाएगी, तो ये 5 हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले जो है तृतीय उत्तेजित अवस्था से जो है वो प्रथम उत्तेजित अवस्था में आता है, ठीक है, तो और फिर प्रथम से जो है वो मूल अवस्था में आ जाता है। तो अब हम इस वर्ण रेखा को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही इसे काउंट कर चुके हैं। तो ये हमारी जो है चौथी हो चुकी, इसे हम काउंट कर चुके हैं, मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में जो वर्ण रेखा प्राप्त होगी उसे हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ जो है तृतीय उत्तेजित अवस्था से जो प्रथम उत्तेजित अवस्था में आया, तो यहाँ एक वर्ण रेखा और संभव है कि यहाँ पे वर्ण रेखा एक और प्राप्त हो जाए, तो ये हमारी जो है वो छठी वर्ण रेखा हो जाएगी। इसके अलावा और कोई जो है हमें संभावना दिख नहीं रही है। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो हमारी जो संभावित वर्ण रेखाएं हैं, जो हमारी संभावित वर्ण रेखाएं हैं, वर्ण रेखा है, उनकी संख्या कितनी बच्चों होगी? 6। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है संभावित वर्ण रेखाओं का रेखा चित्र बना सकते हैं और समझा सकते हैं। और इसका एक फार्मूला भी होता है कि जो वर्ण रेखाओं की संख्या होती है, ये आपको भी याद होना चाहिए। अगर आप ऐसे चित्र का भी शॉर्ट में अगर पूछ दे 1 नंबर में, तो वर्ण रेखाओं की जो संख्या निकालने का सूत्र होता है, रेखाओं की संख्या, ये होता है n(n-1/2), जहाँ n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या होती है, और जो जिस अवस्था में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम जो है n मान के चलते हैं। जैसे इस वाले प्रश्न में जो कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन n=4 में था। ठीक है। इस प्रश्न में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, तो अगर इलेक्ट्रॉन तृतीय में है तो n का मान 4 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि n जो है दूसरी उत्तेजित अवस्था में है तो n का मान 3 हो जाएगा। अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन चतुर्थ उत्तेजित अवस्था में है तो n का मान 5 हो जाएगा। मतलब जितनी उत्तेजित अवस्था होगी n का मान उससे एक ज़्यादा होगा। ठीक है। तो अगर हम ये n का मान यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 4-1/2, तो ये हो जाएगा 4 × 3/2। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये आंसर आ जाएगा 6। तो आप देखिए इस प्रकार जो है प्रश्न से भी जो फार्मूला है, फार्मूले से भी हमारी वर्ण रेखाओं की संख्या 6 आ रही है। और चित्र में भी हमने जब देखा तो हमें 6 वर्ण रेखाएं, संभावित वर्ण रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। आप चाहें तो इससे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इतना लिख देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हमने इसमें संभावित वर्ण रेखाओं का रेखा चित्र भी बना के दिखाया है और नीचे फार्मूले से निकाल के भी दिखाया है। अब इसमें जो है हमारा इसी का जो है अगला प्रश्न है 3 घा। 3 घा में जो है
कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया जाता है, किसका संवेग कम होगा और संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इन्हें समान विभव से त्वरित किया जाता है, तो हमें ये बताना है कि किसका संवेग कम होगा। ठीक है, किसका संवेग कम और संबद्ध डी ब्रोगली वेवलेंथ अधिक होगी। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि हमें ये पता करना होगा कि संवेग और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है। तो उसके लिए जो आपको है पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये हमारा प्रश्न जो है, ये हमारा प्रश्न है तीन घा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर कोई आवेश v विभव से त्वरित होता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है, मतलब हम क्या लिखेंगे, v विभव से त्वरित आवेश q की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर Q इंटू वी। ठीक है, ये सभी को मालूम होगा, E बराबर Q इंटू वी। ये जो है इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश त्वरित होती है तो उसकी ऊर्जा होती है Q इंटू वी। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन बा इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए जो है हमारा Q का मान होता है वो होता है E। दोनों पर आवेश बराबर होता है, बस प्रोटॉन पे आवेश प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस में होता है। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो E बराबर फार्मूला हो जाएगा हमारा EV। ठीक है, यानी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उन दोनों की ऊर्जा क्या होगी, अगर विभव V है EV। अब आप लोगों ने पढ़ रखा कि इलेक्ट्रॉन त्वरित है तो ये ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो ऊर्जा E है, ये ऊर्जा E बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, इज इक्वल टू, आपको मालूम E का मान कितना है, EV। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को छोड़ देते, ये दोनों बराबर में है तो इन्हीं को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसको जब लेके चलेंगे तो हमारा 1/2 mv² बराबर हो जाएगा EV। अब ऐसा करते हैं, हम इसे जो है 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट में, और राइट में भी 2m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा m²v² इज इक्वल टू 2mEV। तो आपको मालूम है कि संवेग P बराबर होता है mv, तो ये P बराबर हो जाएगा, P² बराबर हो जाएगा 2mEV। तो P बराबर हो जाएगा √2mEV। ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले को आप चाहें तो सीधे सीधे लिख भी सकते थे। ठीक है, याद भी रख सकते हैं कि संवेग P बराबर होता है सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, नहीं सही किया है। तो संवेग P बराबर होता है √2mEV। ठीक है, इस फार्मूले को आप चाहें तो सीधे सीधे याद भी कर सकते हैं। तो अगर आप इस फार्मूले में आप देखेंगे तो आपको पता है कि जो है E और B, प्रश्न कहा गया है कि B समान विभव है, तो विभव तो दोनों के लिए बराबर है, कांस्टेंट है, और E का मान तो 9.6 × 10⁻⁻19 होता ही है। तो ये जो है आपका पूरा नंबर जो है सेम रहेगा दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, बस द्रव्यमान अलग है। तो इस फार्मूले से हमें दिख रहा है कि P प्रोपोर्शनल हो जाएगा √m। ठीक है, मतलब संवेग उसका ज़्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। तो आप लिखोगे चूँकि मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, इसलिए जो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन होगा, मतलब p
ग्रेटर देन होगा पी ई, जहाँ पी पी प्रोटॉन का द्रव्यमान है, सॉरी प्रोटॉन का संवेग है, जबकि पीई इलेक्ट्रॉन का संवेग है। तो इस तरह से हमें एक बात पता चल गई कि जो हमारा प्रोटॉन है उसका संवेग ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग कम होगा। लेकिन इसमें ये भी पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी। तो आपको मालूम है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच बटे पी, मतलब संवेग। अब आपको मालूम है कि पी जो है वो कांस्टेंट होता है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/p, मतलब जिसका संवेग ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। मतलब संवेग किसका ज़्यादा है, संवेग ज़्यादा है प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी। सॉरी, संवेग किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। यानी कि लैम्डा पी जो है वो ग्रेटर लेस देन होगा किससे, लैम्डा ई, मतलब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, अतः क्या लिखेंगे, जहाँ लैम्डा पी प्रोटॉन की वेवलेंथ है की तरंग दैर्ध्य है, जबकि लैम्डा ई इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हमने दोनों बातें बता दी कि संवेग किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का, ठीक है, और तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की, या ये भी कह सकते हो कि प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य कम है। तो यही दो बातें इस न्यूमेरिकल में, इस प्रश्न में पूछी गई थी। और आप चाहें तो इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको सीधे सीधे ये फार्मूला याद होगा कि P प्रोपोर्शनल √2m/e। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि P प्रोपोर्शनल है m के, और मास जो है वो प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का संवेग ज़्यादा होगा। और जब हमें मालूम है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोर्शनल होती है B 1/p, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब प्रोटॉन का वेवलेंथ कम होगा। तो इस तरह से आप ये जैसे मैंने लिखा है, वीडियो को पॉज करके आप भी लिख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे कि रिवीजन में आपको आसानी हो जाए। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, जो मैंने इतना पोर्शन ऊपर आपको करके दिखाया था। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, सीधे सीधे यहीं से ये जो मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ से ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर ये आपको याद है तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है वो हमारा इसी 4 घा का ऑप्शनल है, अथवा करके, ठीक है। इसमें कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है कि तरंग दैर्ध्य जो है वो हमारी लैम्डा, ये हमारा अथवा में है, 3 घा का अथवा वाला प्रश्न है ये, अथवा वाला। ठीक है, तो इसमें दे रखा कि जो तरंग दैर्ध्य है, देखिए आप, जो कह रखा है कि जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर है 5 × 10⁻⁷ मीटर। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर, ये हमारी तरंग दैर्ध्य होगा। कह रहा है कि इस फोटोन की ऊर्जा बताइए। ठीक है, इस फोटोन की ऊर्जा बताइए, वो भी किस में बतानी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पहले तो हम इसकी ऊर्जा जो है वो जूल में निकालते हैं। तो आपको मालूम है फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू, एच होता है प्लांक कांस्टेंट, और एग्जाम में इसको आपको इसका मान दे रखा होगा। अब आपको मालूम है चूँकि जो है न्यू बराबर होता है C/λ फोटोन के लिए, तो E बराबर हमारा हो जाएगा hc/λ।
लैम्डा। अब आपको मालूम है एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, और सी प्रकाश का वेग होता है 3 गुणे 10 की घात प्लस 8। एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। ये आपको पेपर में लिखा हुआ भी होगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप लैम्डा तरंग दैर्ध्य आपको प्रश्न में ही दे रखी है 5 गुणे 10 की घात माइनस 7, तो हम लिख देते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। अब आप इसे जब हल करेंगे तो इसकी जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस 7। और बच्चों आप लोगों को बता दूं मैं कि आप लोग याद रखिएगा कि एच सी जो है उसका मान हमेशा वो जब एच और सी की जब मल्टीप्लाई होता है तो 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 6 ही रहती है। तो जब भी कभी आप 19 एच सी देखें तो उसका मान सीधे सीधे 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 पे रख लें, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपका परीक्षा में बहुमूल्य समय बच जाएगा। अब चलिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पावर प्लस 19 बचेगी, माइनस 19 बचेगी। और इसे जब हम भाग करेंगे तो ये आएगा 5 तियाँ 15, और ये ऊपर जाए 4 बचेगा, ये हो जाएगा 48। तो 5 तियाँ 15 और 48 पॉइंट लगाया तो 5 नेम 45 और 4 बचेगा, तो 5 नेम 45, 3 5 छक्का 30, तो ये आ गया 3.6। ये कैलकुलेशन बच्चों देख लीजिएगा कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है क्योंकि आजकल कैलकुलेटर के ज़माने में कैलकुलेशन बहुत वीक हो गई है। तो 5 तियाँ 15, ठीक है, यहाँ बच्चा हमारा 4, तो ये हो गया 48, तो 48 हो गया, तो 5 नेम 45 और बचा 3 जीरो, तो 30 हो गया 36, ठीक यही आएगा, ये हमारा आंसर आ गया जूल में। ठीक है, अब आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 3 जूल को जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग कर देते हैं, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका बचेगा 3.96 बटे 1.6। अब आप इसको हल करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर लगभग जो है वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगा, आसपास आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। अब हम इस पे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा खंड दा का। इस खंड दा में आपका जो चौथा प्रश्न है, इसका जो प्रश्न है का। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को समझाइए, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे, ये भी हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि धारा मापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है। तो आपको मालूम है धारा मापी में एक कॉइल जो है वो चुंबकीय क्षेत्रों के बीच में रखी होती है। ठीक है, और उस वो जो कॉइल घूमती है तो उसमें जो कोण घूमते हैं उसे हम उसका विक्षेप, कॉइल का विक्षेप कहते हैं। तो अगर आप उस सर्किट में एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो एकांक धारा प्रवाहित करने से जितना कुंडली घूमती है, जितना विक्षेप उत्पन्न होता है, उसी को हम कहते हैं धारा सुग्राह्यता। ठीक है, तो आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ एकांक होती है, जैसे यहाँ एकांक धारा से विक्षेप उत्पन्न हो रहा है कुंडली में, तो जब एकांक धारा से विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो हम विक्षेप को धारा से भाग कर देंगे, तो हमारी जो धारा है सुग्राह्यता है वो हो जाएगी विक्षेप बटे धारा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिख रखा है, हम आपको दिखा देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा है। ठीक है, आप लोग भी जो है अपने नोट्स बना लीजिएगा, उसी को देख के और रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार आया भी है, तो आप लोग इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली घूम जाती है, इसी को उसका विक्षेप कहते हैं।
ठीक है। तो एकांक धारा प्रवाहित करने पे कुंडली में जितना विक्षेप होता है उसे हम कहते हैं धारा सुग्राह्यता। तो देखो भाई मैंने लिखा है कि धारा मापी की कुंडली में प्रति एकांक धारा प्रवाह से धारा मापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कहते हैं। देखिए मैंने कितना खूबसूरत लिखा है। अगर आप लोग चाहें तो इसी को ही नोट कर लें और याद कर लें, एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर और भी अच्छे आएंगे। देखिए इसमें जो एक खास बात थी कि प्रति एकांक धारा प्रवाह से धारा मापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, तो यहाँ पे मैंने प्रति एकांक धारा प्रभाव को अंडरलाइन कर दिया। अगर आप भी इस तरह से करके लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप यूपी बोर्ड टॉप भी कर सकते हैं। वरना साधारण बच्चों की तरह लिखेंगे तो वही एवरेज आपके नंबर आएंगे। अगर आपको टॉप करना है तो इसी तरह से कुछ विशेष लाइनों को अंडरलाइन करके और अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तभी आपका जो है अच्छा नंबर आएगा। तो अभी हमने आपको समझाया था एक बात कि जो चीज़ प्रति एकांक होती है उससे भाग कर दिया जाता है। तो इसमें है आपका प्रति एकांक धारा प्रवाह से धारा मापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। तो हम विक्षेप को धारा से भाग कर देंगे तो वही हमारा धारा सुग्राह्यता हो जाएगा। आगे आप देखिए लिखा हुआ भी है धारा की सुग्राह्यता। आई सुग्राह्यता को किससे दिखाते हैं? आई एस से। तो आई एस बराबर हो गया फाई बटे आई। फाई हमारा जो कुंडली घूमी है, जो कोण जितना कोण घूमी है वो कोण हो जाता है, और आई जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है वो हो जाती है। जहाँ पे फाई को हम कहते हैं कुंडली में विक्षेप और आई को कहते आई जो है ये हमारा प्रवाहित धारा। ठीक है। इसमें जो हमने पढ़ा है, जब हमने धारा मापी पढ़ते हैं तो हमने विक्षेप का सूत्र निकालते हैं। तो विक्षेप का सूत्र आता है एन ए बी बटे स्मॉल के इंटू आई, जहाँ पर हमारा एन जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या है, ए जो है कुंडली का क्षेत्रफल है, और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें कुंडली रखी हुई है, के जो है स्प्रिंग में एकांक ऐंठन के लिए द्रव प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है। जब आप ये धारा मापी पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको के अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। फिलहाल हम भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम किसी कुंडली को ऐंठ रहे हैं और अगर हम 1 डिग्री कोण ऐंठते हैं तो 1 डिग्री कोण ऐंठने के लिए हमें जितना बल आघूर्ण लगाना पड़ता है उसी को हम कहते हैं के। ठीक है। लिखा है स्प्रिंग में एकांक ऐंठन के लिए, जो स्प्रिंग हमने लगी होती है धारा मापी में उसमें एकांक ऐंठन के लिए मतलब 1 डिग्री ऐंठने के लिए जितना बल आघूर्ण आवश्यक होता है उसी को हम कहते हैं के। ठीक है। इसे दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं। सॉरी, दृढ़ता गुणांक नहीं बोलते, इसे जो है जब आप हायर क्लास में बीएससी वगैरह में करेंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो उसमें इसे जो है टोरिजिनल रिजिडिटी बोला जाता है। इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में नहीं बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐंठन गुणांक बोलते हैं। ठीक है। और आई जो है वो धारा में धारा मापी में प्रवाहित धारा है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो समीकरण 1 और 2 है, इस समीकरण 2 से फाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारा जो है आई एस बराबर आ जाता है एन ए बी बटे के इंटू आई और टोटल अपॉन आई। आई से आई कट जाता है तो आई एस बराबर हो जाता है एन ए बी बटे के। तो ये हमने धारा मापी की सुग्राह्यता का सूत्र पता कर लिया, एन ए बी बटे के। अब इसी में आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था, जिस प्रश्न में कहा गया था कि धारा सुग्राह्यता को प्रवाहित करने वाले कारक बताइए। तो आपने अगर यहाँ तक डेरिवेशन कर दिया है, आप समझ गए हो कि ये धारा मापी की सुग्राह्यता है, तो इसी आधार पे धारा मापी को धारा सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आई एस मतलब धारा सुग्राह्यता बराबर है एन ए बटे बी। एन है फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो धारा सुग्राह्यता भी ज़्यादा होगी, मतलब आई एस प्रोपोर्शनल एन। ठीक है। फिर है एन के बाद ए। ठीक है। अगर क्षेत्रफल कुंडली का ज़्यादा होगा तो सुग्राह्यता भी ज़्यादा होगी, तो हम लिख देते हैं आई एस प्रोपोर्शनल ए। ठीक है। मतलब इस सूत्र को देख के हमने बता दिया कि धारा सुग्राह्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है एन, दूसरा है ए, तीसरा है बी, चौथा है के। ठीक है। इनमें रिलेशन क्या है कि अगर फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो धारा सुग्राह्यता भी ज़्यादा होगी, कुंडली का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो धारा सुग्राह्यता भी ज़्यादा होगी, अगर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा तो धारा सुग्राह्यता भी अधिक होगा। लेकिन जो
प्रत्यानयन बल आघूर्ण युग्म द्वारा उत्पन्न ऐंठन है, अगर ये ज़्यादा होगी तो सुग्राहिता हमारी कम हो जाएगी, मतलब IS प्रोपोर्शनल होगा 1/K। यहाँ आप ब्रैकेट में चाहें तो यही लिख सकते हैं कि स्प्रिंग में एकांक ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, ये आपका K यहाँ लिख सकते हैं। मतलब अगर एकांक स्प्रिंग में एकांक ऐंठन के लिए प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ज़्यादा होगा तो सुग्राहिता कम होगी। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर हैं, 4 कारक हैं NABK, ये जो है धारा सुग्राहिता को प्रभावित करते हैं, जिसमें NAB का मान ज़्यादा होने पर धारा सुग्राहिता ज़्यादा होती है और K का मान ज़्यादा होने पर धारा सुग्राहिता कम होती है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने आपको 4 का तक के प्रश्नों का हल दे दिया है। बाकी जो है प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है इसी तरह से और भी बहुत ही उपयोगी वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।